हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई? स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो परी ओमवीर सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन 2D हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो किया था वो पॉलीगन को किया था। उसके बाद जो है हम क्यूब क्यूबॉइड के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि क्यूब क्यूबॉइड के क्वेश्चन अब आगे नहीं आएंगे, हम पीछे की सारी चीजों को कवर करते रहेंगे। और मेरे भाई, जैसे मैं अब सिलेंडर से आज स्टार्ट करूंगा, सिलेंडर, कौन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारी चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं है इनके क्वेश्चंस के साथ जो है वो क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो मिक्स चीजें चलती रहेंगी, लेकिन होंगी वहीं तक जहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, हेडिंग डालिएगा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त लंबवृत्तीय बेलन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप कहेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन को। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? लंबवृत्तीय बेलन। जिसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इंग्लिश में इसे कहा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। है एल्यूमिनियम का तार, जो बिजली वाला तार होता है, वो देखा होगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? और एग्जाम्पल हो सकता है मेरे भाई रोड रोलर जो होता है। रोड रोलर जो होता है, सड़क कूटने वाली जो मशीन होती है, रोड रोलर जो होता है, वो क्या होता है? वो भी हम लोगों का मेरे भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है। तो अगर मैं आप लोगों से सिलेंडर के एग्जाम्पल पूछूं तो ये जो होते हैं ये सिलेंडर के एग्जाम्पल होते हैं। जब इन वर्डों का वो क्वेश्चंस में यूज करेगा तो वो कभी भी आप लोगों को नहीं बताएगा कि ये जो वस्तु है ये बेलनाकार वस्तु है, या ये जो वस्तु है ये आपकी सिलेंड्रिकल चीजें हैं, कभी नहीं बोलेगा। अगर इनसे अलग किसी का नाम कहेगा तो वो मेंशन करेगा कि ये सिलेंड्रिकल चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई ये दिखने में कैसा होता है, तो दिखने में मेरे भाई इसकी फिगर जो हम लोग बना रहे होते हैं, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से हम लोग बना रहे होते हैं। इसकी फिगर जो है हम कुछ इस तरीके से मेरे भाई बना रहे होते हैं। अगर मैं यहां से देखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई कि यहां ये जो है इसकी ऊंचाई का काम करता है, जिसे हम लोग एच कहते हैं। ये जो दोनों तरफ इसके एक वृत्ताकार चीज लगी हुई है, ये जो वृत्ताकार फिगर आपकी लगी हुई है, इसकी रेडियस जो होती है वो आर होती है। यहां से भी वो तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा होता है। सबसे पहले वो आप लोगों से बेलन का आयतन पूछता है, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, ये आप लोगों से पूछ रहा होता है। दूसरी बात, वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या और पूछ सकता है, तो आप कहेंगे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, यानी जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। जिसे हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 सेकेंड का टाइम देंगे मुझे। बेलनाकार वस्तु जो होगी वो दिखने में कुछ ऐसी होगी। अगर मैं बात करूं कि इन वर्डों के साथ वो कभी भी बेलनाकार नहीं लगाएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भाई कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, मंजीत कुमार क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगा। पहले फॉर्मूला तो देख लो, या क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो कैसे समझोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
तो अगर अंदर का ये जो स्पेस होता है किसी भी वस्तु के, जैसे मैंने कल आपको घनाभ और घन पढ़ाए थे, अंदर के स्पेस को मैंने वॉल्यूम कहा था, ठीक उसी तरह मेरे भाई बेलन के अंदर का जो स्पेस होता है, बेलन का अंदर का जो स्पेस होता है उसी को आयतन कहा जाता है। और आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। वो पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई। आर क्या होता है? जो उसमें वृत्त जुड़े हुए हैं दोनों साइड, टॉप और बॉटम में वृत्त जुड़े हुए हैं, आर उनकी त्रिज्या का काम करता है। एच जो होता है उस बेलन की ऊंचाई का काम करता है। एच क्या होता है मेरे भाई? उस बेलन की ऊंचाई का काम करता है। तो कोई आपसे पूछे कि किसी भी बेलन के आयतन क्या होता है, तो आप कहना पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरी बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर मैं इसके टॉप पार्ट को हटा दूं और इसके बॉटम पार्ट को हटा दूं, एक तो इसका टॉप पार्ट हटा दूं और एक इसका बॉटम पार्ट हटा दूं, तो ये जो बीच का एरिया बचता है, ये जो बीच का एरिया बचता है, इसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक तो इसका टॉप पार्ट हटा दो, एक इसका बॉटम पार्ट हटा दो, जैसे जब हम लोगों ने घनाभ की बात की थी तो मैंने कहा था छत और फर्श को हटा के ये जो 4 दीवारें बचेंगी, इन 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक उसी तरह अगर मैं टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को हटा दूं मेरे भाई, इसमें से ये पार्ट हटा दूं, ये पार्ट हटा दूं, तो ये जो बीच का पार्ट बच रहा है, इसी के क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? इसी के क्षेत्रफल को मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर मैं आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछूं तो मेरे भाई आप बताएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 2πrh होता है। कितना होता है? 2πrh होता है। अब बात आती है, नाम से ही पता चल रहा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, साथ में इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल भी होंगे। जो आपने हटाए हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 2πr स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर मेरे भाई मैं 2πr कॉमन ले देता हूं तो यहां क्या बचने वाला है? h प्लस आर बचने वाला है। यहां क्या बचने वाला है? तो आप कहेंगे h प्लस आर बचने वाला है। तो जब भी वो आपसे बेलन के बारे में पूछेगा तो बेलन से यही 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि भाई उसका आयतन कितना होगा, तो वो आपसे वॉल्यूम पूछना चाहता है। अगर वो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है तो दिमाग में ये इमेज क्लियर रखना कि ना तो उसमें टॉप पार्ट इंक्लूड होगा ना उसमें बॉटम पार्ट इंक्लूड होगा, जो उन दोनों के बीच का एरिया होगा उसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों पार्ट को जोड़ देता हूं, टॉप पार्ट को भी जोड़ देता हूं, बॉटम पार्ट को भी जोड़ देता हूं, तो इन सब का एरिया जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों का कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो हेडिंग डालेंगे आप लोग, हाँ, उसके बाद जो हेडिंग डालेंगे आप लोग लंबवृत्तीय शंकु डालेंगे। लंबवृत्तीय शंकु डालेंगे। अब आप कहेंगे जी आपने तो खोखला बेलन पढ़ाया ही नहीं है, तो खोखला बेलन खोखले गोले के साथ पढ़ाऊंगा। खोखला बेलन खोखले गोले के साथ पढ़ाऊंगा। इसे कहा जाता है राइट सर्कुलर कॉन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन कहा जाता है। उम्मीद है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो राइट सर्कुलर कोन में हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, इस राइट सर्कुलर कोन का एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तो बर्थडे कैप जो होती है, बर्थडे कैप आपने देखी है? जब भी हम लोग केक काट रहे होते हैं तो एक कैप ऊपर रखते हैं जो नीचे से तो गोल होती है और ऊपर नुकीली सी होती चली जाती है, उसे ही बर्थडे कैप कहा जाता है। वो एग्जैक्ट एग्जांपल होता है किसका? लंबवृत्तीय शंकु का। अगर मैं आगे बात करता हूं और कोई एग्जांपल दो इसका, बर्थडे कैप से अलग टेंट जो होता है, टेंट जो होता है वो आप लोगों को शंकु के टाइप का होता है। और बताइए और क्या एग्जांपल हो सकता है मेरे भाई? सॉफ्टी। सॉफ्टी जो होती है, जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें जो सॉफ्टी होती है जिसके अंदर वो मतलब जिसके अंदर मटेरियल भरा जाता है, जिसके अंदर वो मतलब आइसक्रीम भरी जाती है, वो क्या कहलाती है? वो इसी फॉर्मेट में होती है, राइट सर्कुलर कोन के ही फॉर्मेट में होती है। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ भी हो, आपको फील आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जोकर की कैप, बर्थडे कैप वही होती है मेरे दोस्त। मैं ऐसी फिगर की बात कर रहा हूं जो आपने देखी होगी, बहुत जगह देखी होगी, जो इस टाइप की फिगर होती है, जो इस टाइप की फिगर होती है। खाने वाली आइसक्रीम भाई मैंने दे दिया सॉफ्टी, ये ऊंचाई का काम करती है, ये इसकी त्रिज्या का काम करती है, ये आर होती है और ये एच होती है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे आइए।
यहां भी वो आपसे तीन चीजें पूछ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां क्या क्या चीजें पूछ सकता है, तो आप कहना यहां भी आपसे वो आयतन पूछ सकता है। दूसरी बात, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां भी वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो यहां भी वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। और तीसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां भी वो आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो यहां भी वो आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आप लोगों से पूछ सकता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आप लोगों से मेरे भाई पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें वो आप लोगों से पूछ सकता है। डेफिनेशन में अगर बात करूं तो मेरे भाई कोई मतलब चेंज नहीं आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये h है, ये r है, ये जो तिरछी ऊंचाई आपके सामने दी हुई है इसी को l कहते हैं, और l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। l का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो मेरे दोस्त तिर्यक ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहने वाले हैं तिर्यक ऊंचाई को ही हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझिए। अगर मैं आप लोगों से राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूछूं तो क्या यहां आप लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे? यानी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो रहेगा वो बराबर रहेगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो एक तो आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि अगर इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज आप लोगों को दी हुई है, मान लो उसने तिर्यक ऊंचाई दी है और उस कोण की त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है और आप लोगों से जस्ट ऊंचाई के बारे में पूछ लिया है, यानी इन तीनों में से कोई से भी दो वेरिएबल आप लोगों को दिए हुए हैं और तीसरे के बारे में या तो पूछा गया है या फिर तीसरे की जरूरत है इन फॉर्मूले में, तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मेरे भाई, या तो इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज देके और वो तीसरी चीज के बारे में पूछना चाह रहा है, या फिर कोई सी भी दो चीज देके ऐसी जगह तीसरी चीज का यूज आ रहा है, यानी उसने ये पूछ लिया और इसमें एल की जरूरत पड़ रही है तो एल आपको यहां से निकालना पड़ेगा। मतलब तीसरी चीज जो है वो निकलेगी हमेशा यहां से, चाहे उसने डायरेक्टली तीसरी चीज पूछी हो तो चाहे किसी फॉर्मूले में तीसरी चीज की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, अगर मैं आपसे आयतन पूछूं तो मेरे भाई आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ना मुझे आर बताने की जरूरत है ना मुझे एच बताने की जरूरत है। आर जो होता है वो त्रिज्या होती है और एच जो होता है मेरे भाई वो ऊंचाई होती है। अगर मैं आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे भाई कुछ ना कुछ हटाने से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। अगर मैं इसके सर्कुलर पार्ट को नीचे से हटा देता हूं तो ये जो ऊपर इमेज बचती है यही क्या कहलाती है? यही आपकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहेंगे हमेशा आपने पढ़ा होगा पाई आर एल होता है। क्या होता है मेरे भाई? वो पाई आर एल होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरे भाई याद रखना, जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप नीचे की सरफेस का एरिया जोड़ दोगे यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा ये टोटल सरफेस एरिया आपके सामने निकल के आएगा। ये टोटल सरफेस एरिया आपके सामने निकल के आएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी आ चुकी है ये बात समझ में। तो मेरे दोस्त इन तीनों फॉर्मूले के आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, है ना? आइए आगे आइए। राइट सर्कुलर कोन भी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये लंबवृत्तीय बेलन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मेरे भाई इसको काटने वाला प्रोसेस कैसा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो है ये आपके सामने एक शंकु दिया हुआ है, यानी ये आपके सामने कोन दिया हुआ है, दे दिया। इसकी जो ऊंचाई दी हुई है ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है मेरे दोस्त, इसकी ऊंचाई ये है और ये इसकी त्रिज्या आप लोगों के सामने दी हुई है। मैंने इसे बीच में से यहां से कहीं से काट दिया मैंने इसे बीच में से। ये त्रिज्या जो है ये डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि जहां से काटा है ये वाली त्रिज्या जो है वो मैंने R1 मान ली है और ये पहले वाली त्रिज्या जो थी ओरिजिनल जो थी वो मैंने R2 मान ली है। जहां से काटा है ये वाली ऊंचाई मैंने H1 मान ली है और ये पूरी ऊंचाई की बात करूं तो ये पूरी ऊंचाई जो है वो मैंने H2 मान ली है। ठीक है,
अगर मैं कहूं कि पहले वाले का आयतन जो है ये कट के जो आया है इसका आयतन V1 मान लिया है और पूरे का कंप्लीट का आयतन जो है वो V2 मान लिया है। अगर मैं आपसे कहूं पहले की तिर्यक ऊंचाई इस छोटे वाले की L1 मान, अब आप ये चीज देखना, एक रिलेशन होता है जब भी शंकु को कहीं बीच से काटने की बात की जाए, जब भी शंकु को कहीं बीच से काटने की बात की जाए तो आप एक आइडेंटिटी का हमेशा यूज करना, उनके वॉल्यूम का जो रेशो होता है, ये V1 जो वॉल्यूम है ये नए कटने वाले कोण का वॉल्यूम है, ये V2 जो वॉल्यूम है ये पूरे का वॉल्यूम है जिसमें से काटा गया है, ये हमेशा जो होता है R1 अपॉन R2 के क्यूब के बराबर होता है, H1 अपॉन H2 के क्यूब के बराबर होता है, L1 अपॉन L2 के क्यूब के बराबर होता है मेरे भाई। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। मैंने कहा ये V1 क्या है, नया जो शंकु बना है उसका आयतन है, ये V2 क्या है, पुराने शंकु का आयतन है, ये क्या है R1 क्या है, ये R1 जो है नए शंकु की त्रिज्या है और R2 क्या है, ये बड़े वाले शंकु की पुराने शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, ये छोटे शंकु की ऊंचाई आप लोगों को दी है ये वाली, और H2 क्या है, बड़े शंकु की ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, ये L1 क्या है, छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और L2 क्या है, बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। तो जब भी आप लोगों से कोई सी भी तीन चीज देगा, मान लो उसने कहा कटने के बाद जो आयतन है वो इतना रह जाता है, कटने के बाद की त्रिज्या ये है, कटने से पहले की त्रिज्या ये है, तो बताओ शुरुआत का आयतन कितना होगा। तो मेरे भाई ये तीन चीज दी हुई है, ये आपसे पूछिए तो बस इन दोनों को रिलेशन ही यूज करेंगे। अगर इन दोनों के बारे में कहा है तो इन दोनों को यूज करेंगे, अगर इन दोनों के बारे में कहा है तो इन दोनों रेशो को यूज करेंगे, अगर इन दोनों के बारे में कुछ कहा है तो इन दोनों रेशो को यूज कर रहे होंगे। ये आपस में जो होते हैं ये सब बराबर होते हैं। कटने के बाद हाँ ये फ्रस्टम हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट जो है यही फ्रस्टम कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो है मेरे भाई यही फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये कटने के बाद का क्वेश्चन है। कटने के बाद जब एक शंकु को काटा जाता है तो यहां लिखना कि शंकु को काटा जाता है, शंकु को काटा जाता है, शंकु को काटा जाता है। ठीक है, हाँ, काटने के बाद बेटा ये फ्रस्टम नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो शंकु रहेगा। तो ऊपर जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो ऊपर वाले की लिखी हुई हैं। जो नया शंकु बना है ये आयतन है, ये ऊपर वाले की त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ओरिजिनल का है। शुरुआत में जो शंकु था उसका आयतन, शुरुआत में जो शंकु थी उसकी त्रिज्या, शुरुआत में जो शंकु था उसकी ऊंचाई, शुरुआत में जो शंकु था उसकी तिर्यक ऊंचाई ये दी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, गोले का और अर्धगोले का हेडिंग डालिएगा, गोले का और अर्धगोले का हेडिंग डालिएगा। गोले को कहा जाता है स्फीयर, गोले को कहा जाता है स्फीयर, और अर्धगोले को कहा जाता है मेरे भाई, यही साइड में लिख दीजिए अर्धगोला। अर्धगोले को क्या कहा जाता है, अर्धगोले को कहा जाता है हेमी स्फीयर। गोले को कहा जाता है स्फीयर और अर्धगोले को क्या कहा जाता है, हेमी स्फीयर बोला जाता है। अर्धगोले को क्या कहा जाता है, हेमी स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए बच्चे, गोला क्या होता है, गोला तो कुछ वृत्त की तरह होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है वृत्त जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, जबकि गोला जो होता है वो अंदर से ठोस होता है, यानी ये सॉलिड फिगर होती है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी वो फेंकने वाली गेंद जो होती है जिसे गोला फेंक कहते हैं हम, जब उस गेंद को हम लोग देखेंगे तो वो गेंद जो है हमें गोला नजर आएगी, तो वो होता है मेरे भाई एग्जैक्ट गोला। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है, दोनों में यही डिफरेंस होता है कि वृत्त जो होता है वो खोखला बीच में से मतलब खोखला पार्ट होता है, उसमें आर पार आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये गोला जो होता है ये सॉलिड फिगर होती है, इसमें आर पार आप लोग नहीं देख सकते, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, यहां से वो आपसे पूछेगा, सबसे पहले वो आयतन पूछ सकता है यानी कि वॉल्यूम पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है यानी कि वो वॉल्यूम पूछ सकता है। दूसरी चीज इसका वक्र पृष्ठीय पूछ सकता है, इसका वक्र पृष्ठीय पूछ सकता है, और वक्र पृष्ठीय जो होता है उसी को इसका संपूर्ण पृष्ठीय भी कहते हैं। वक्र पृष्ठीय जो होता है वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय भी होता है, वक्र पृष्ठीय जो होता है वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय भी होता है। जैसे अगर वक्र पृष्ठीय की बात करूं तो इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टीएस से बोला जाता है। जब आयतन की बात होती है तो आप लोगों को याद होगा, इस पर बेस्ड 2021 में दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर क्या होता है, गोले की त्रिज्या होती है। आर क्या होता है मेरे भाई, गोले की त्रिज्या आप लोगों की बन रही होती है। आर जो होता है वो गोले की त्रिज्या होती है। ठीक है, चाहे इसका वक्र पृष्ठीय, हाँ खोखला बेलन और खोखला गोला दोनों एक साथ कराऊंगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो दोनों मिला के क्या होता है मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी का आधा एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो।
अर्धगोले का कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हो? बताइए, अर्धगोले का कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? है कोई ऐसा खिलाड़ी जो अर्धगोले का एग्जांपल दे पाए? फटाफट बोलिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए अर्धगोले का कोई एग्जांपल क्या आप लोग दे सकते हो? आयतन, यहां है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां क्या है? यहां मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे यहां जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बताइए, अगर गोले का एग्जांपल, अर्धगोले के एग्जांपल की बात करूं तो घर में कटोरा देखा है? कटोरा, कटोरा जिसमें सब्जी वगैरह हम लोग रखते हैं, ठीक है? तो कटोरा, हाँ ठीक है, कटोरा जो होता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? अर्धगोला कहलाता है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि इसका आयतन कितना होगा, तो जब ये गोले का आधा है तो इसका आयतन भी गोले का आधा हो जाएगा। गोले का आयतन जो था वो 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है? अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आप लोगों से पूछता हूं जी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकालते हैं जब कुछ ना कुछ हटा के निकालते हैं। तो इसमें तो हटने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान था। लेकिन यहां हटने के लिए है, अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, अगर इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बच रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट बच रहा है, यही क्या कहलाता है? यही मेरे दोस्त आप लोगों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो इसका आधा होता है। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर इसका और एरिया जोड़ देंगे, इस वाले का एरिया और जोड़ देंगे, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। मैंने क्या कहा? अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लोगों से जब भी अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप कहेंगे वो जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। फटाफट नोट कर लो भाई। बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन का जवाब नहीं। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई? तो इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई। छोटा सा हेडिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मैं कल बात करूं तो हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे? घनाभ के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन कर चुके थे, ये वाला साबुन की टिक्की वाला भी क्वेश्चन कर चुके थे, जो पेंट करना था, चारों तरफ से पेंट करना था, 6 दीवार पेंट करनी थी, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। कितना आंसर आया है भाई आप लोगों का? हाँ, करेंगे करेंगे, खोखले बेलन की भी बात करेंगे, खोखले गोले की भी बात करेंगे। अभी फ्रेस्टम बचा हुआ है और आप लोगों का पिरामिड और प्रिज्म बचा हुआ है। ये एक दिन की क्लास आप लोगों की अभी बची हुई है। यहाँ ये 8 मीटर गुना 3 मीटर गुना 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए ये ईंट की डायमेंशन आप लोगों को दी हुई है। कितनी ईंटों की जरूरत होगी ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर ईंटों की आवश्यकता पूछ रहा है, जब भी कोई चीज बनाने की बात आती है तो जिस चीज को बना रहे हैं उसके आयतन को, जिस चीज से बना रहे हैं उसके आयतन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई? अगर मैं कहूं कि ये 8 मीटर है, ये सारा सेंटीमीटर में दिया है, तो इससे सेंटीमीटर में ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां देखेंगे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहां देखेंगे 2250 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर इसके आयतन को, एक ईंट का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर है, 11.25 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 1125 दूनी 2250 होता है, यहां 200 आ जाएगा। 8 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 8 बार कटेगा, ठीक है? 4 दूनी 8 होंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 होंगे। 2 से काट दोगे 100 बार कट जाएगा, कटेगा या नहीं?
3 से काटोगे 25 बार कटेगा, 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 25 पंजे 125 होता है, 3 जीरो आ जाएंगे। यानी कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे 1,25,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो जब भी किसी एक चीज को दूसरी चीज से हम लोग बनाते हैं, तो जिस चीज को बना रहे हैं उसके वॉल्यूम को जिस चीज से बना रहे हैं उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ ईंट निकल के मेरे भाई आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 36 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए गए, इस प्रकार बने घनों की संख्या कितनी होगी। बच्चे, जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, तो जिस चीज से बना रहे हैं उसके आयतन को जिस चीज को बना रहे हैं उसके आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितनी चीज बनी वो निकल के आ जाएगी। या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जिस चीज से हम वस्तु बना रहे हैं उसका आयतन जो होगा, जो चीज हम बना रहे हैं उसके आयतन के हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा इतनी ही आयतन वाली चीज तो हम उससे बना सकते हैं, उससे ज्यादा या कम की थोड़ी ना बना देंगे। तो सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक घनाभ था, इसको पिघलाया गया था और इसको पिघला के जो है वो छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, मुझे नहीं पता कितने छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, मैंने मान लिया n छोटे घन बनाए गए हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि n छोटे घनों का आयतन जो है वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। भाई बने किससे हैं, तो आप कहोगे बड़े घन से बने हैं। क्या बने हैं, n छोटे घन बने हैं, तो बड़े घन का जो आयतन होगा, बड़े घनाभ का जो आयतन होगा, वो छोटे जो n घन बने हैं उसके आयतन के बराबर होगा। तो घन की भुजा कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, 6 का क्यूब आ जाएगा, और 6 के क्यूब का मतलब क्या है, 6 को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है भाई, ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये 6 से 6 बार कट गया, ये 6 से 3 बार कट गया, और ये 6 से मेरे भाई 2 बार कट गया, यानी कि 6 3 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जो है वो 36 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो जवाब क्या हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे वो 36 हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई पिघलाने वाला केस हो, जब भी कोई किसी भी तरीके से एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनी हो, तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम हम लोग इक्वल लिख रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सीपीयू आप भी दरोगा, ये भी दरोगा, पर कितना, आप यूपी के दरोगा, और ये जो है ये पैरामिलिट्री के दरोगा वाला क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई क्रम से 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, बड़े घन से काटा गया है, तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा, लेकिन आपको नहीं पता कितने छोटे घन काटे हैं, तो उन n छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। तो उस जो घन काटा गया है उस घन की भुजा कितनी है, 4, तो यहां 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा। इस बड़े घन से n छोटे घन काटे गए हैं, एक छोटे घन का आयतन ये होता है, तो n छोटे घनों का आयतन ये हो जाएगा, और इस बड़े घन से n छोटे घन के काटे गए हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 8 बार कट गया। क्या 8 छोटे घन काटे गए होंगे। उसने कहा है सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं 48 a स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं यहां से एक ही बात करता हूं, तो मेरे भाई घन की भुजा कितनी है, 4, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आपने कहा 16 8 128 को 8 हासिल 12, 16 चौका 64, 64 और 12 76 हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई जवाब कितना हो जाएगा, जितने भी छोटे घन बनेंगे चाहे वो 8 हैं, तो 8 छोटे घनों का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अगर एक का सरफेस एरिया जो है वो आप लोगों को 6 a स्क्वायर दिया हुआ है, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 48 a स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 768 हो जाएगा। विनोद कुमार ने आंसर 576 दिया है, पूनम चौहान ने आंसर 576 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेटा 8 छोटे घन बनेंगे, अगर एक छोटे घन का आयतन 6 a स्क्वायर है, तो 8 का आयतन 48 a स्क्वायर रहेगा। एक ही वैल्यू 4 दी गई है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 8 128 को 8 हासिल 12, 16 चौका 64 और 12 76 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए मेरे भाई इस पर। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं सारे के सारे फॉर्मूले आज ही लिखवा के आया हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जवाब दो फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। त्रिज्या जो दी हुई है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी दी गई है, ऊंचाई की 3 गुनी दी गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 है, बेलन की ऊंचाई 3.5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 की 3 में गुणा करेंगे तो 10.5 हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 को 2 बार देखो। एच कितना है? एच मेरे भाई कितना दिया हुआ है? एच जो है वो 3.5 आप लोगों को दी हुई है। अब यहां से देखिए 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा, हो जाएगा। ये आपके सामने जवाब आएगा, यानी आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखने के लिए मेरे भाई 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5, 5 5 10 नहीं कटेगा। 2 और 1 3 हुआ, 7 3 10, 4 3 7 5 12 नहीं कटेगा। 6 और 1 7, 7 2 9, 8 4 12, 12 5 17 में से 9 गया नहीं कटेगा। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 2 और 2 4, 5 और 4 9 बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बोलो, क्या बात समझ में आप लोगों को आ गई? क्या कर लेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे जी कर लेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा 1212.75। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप गुणा भाग करके मत देखना, बस ये देखना 11 का मल्टीपल है। यहां आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 7 का मल्टीपल भी मेरे भाई चेक कर सकते थे। ठीक है, बताइए क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 10 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं आर और एच का रेशो क्या दिया हुआ है, आर और एच का रेशो जो है वो 4/7 दिया हुआ है, और इसका आयतन जो है वो 2816 है। अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अब यहां से देखिए इसकी त्रिज्या पूछा है, रेडियस पहले तो त्रिज्या 4 की मल्टीपल होगी तो मैं इसे टिक कर रहा होता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आर पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर करना है, 4 चौक 16 स्क्वायर हो जाएगा। और एच की वैल्यू कितनी है? 7 दी हुई है। यहां कितना है? 2816 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई मेरे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 6 बचेगा, 11 पंजे 55, 11 6 66, 2 से काटेंगे तो 128 बार कट जाएगा। एक की गुणा 3 में करेंगे, एक की गुणा ये a क्यूब हो जाएगा, और यहां कितना है? 128/16 हो जाएगा। 16 8 128 होते हैं। क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे तो 8 का घनमूल जो है वो 2 होता है। 8 का घनमूल जो है वो 2 होता है। अगर 8 का घनमूल 2 है तो मेरे भाई रेडियस कितनी हो जाएगी? 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्या रेडियस जो है वो 8 हो जाएगी? होगी या नहीं? अगर वो ऊंचाई पूछता है तो वो a की वैल्यू 2 रख देंगे, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो 14 हो जाएगी। तो मेरे भाई रेडियस उसने पूछी है तो रेडियस क्या हो जाएगी? वो 8 आपके सामने हो जाएगी। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपके लिए मेरे भाई होमवर्क है। और 7 और 11 के मल्टीपल होते हैं, ऐसा सही है क्या? नहीं, 7 और 11 के मल्टीपल हम लोग केवल तब देख सकते हैं जब हमारे पास समय कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा जो 7 के भी मल्टीपल होंगे, 11 के भी मल्टीपल होंगे और वो आंसर नहीं होंगे। तो हम लोग केवल ऐसा तब कर सकते हैं जब हमारे पास समय बहुत कम है और हमारा क्वेश्चंस का करना मैंडेटरी है, तो हम लोग जो है वहां 7 और 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है ना। आप लोगों का कल जो टॉपिक चलेगा वो बेलन, शंकु, गोला, गोला के क्वेश्चन कराऊंगा, और आगे के जो फ्रस्टम बचा हुआ है उसका फॉर्मूला, खोखला बेलन के फॉर्मूले और खोखले गोले के फॉर्मूले, 3 टाइप के थ्योरी कराऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।